जय हिंद मित्रों। आज हम जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जिसके तहत आपको जो है सारी चीजें बताई जाएगी कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या होता है, महासागरीय नीतल सिद्धांत मतलब प्रासरण सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या होता है। ये सारी बातें आपको कवर की जाएगी इस क्लास में। बस इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। चलिए आइए हम देखते हैं। हमने कल क्लास में स्टार्ट किया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ध्यान सुना, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ध्यान देखिएगा, हमने कहा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ये बातें क्लियर करिएगा। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अभी आगे बताएंगे। उसके तहत एक व्यक्ति का नाम मैंने बताया था, जिनका नाम था वेगनर महोदय। ठीक है, क्या नाम था उनका? वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने 2-3 चीजें बताई जो आप लोग बता दीजिए। पिछली क्लास में हम आप लोगों को बहुत प्यार से बताए हैं। वेगनर ने हमें कहा यहाँ है, कहा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दोनों जगह की सॉइल देखी एक जैसी। कहा चलिए ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया घूमने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देखा भूमध्य सागर मतलब भूमध्य रेखा का कुछ वातावरण पाया गया, कंडीशन पाई गई, तब भी दिमाग उनका ठनका। उसके बाद वो जाते हैं अटलांटिक के पास, यानी आर्कटिक या अंटार्कटिका के पास जाते हैं। अंटार्कटिका में उन्होंने देखा कि एक कोयला पा गए, और कोयला पाने के बाद भी सोचा कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने फिर उसके बाद एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत का नाम मैंने बताया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। का सिद्धांत आप जानते हैं, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया सन 1912 में। हाँ, इसमें बताया गया कि जो हमारी ये पृथ्वी थी पहले 2 रूप में थी। एक इसमें पेंथालौसा था, एक पेंजिया था। ठीक है, ये था पेंजिया। पेंजिया मतलब हमारी वो ठोस पृथ्वी जिसपे हम रह रहे हैं वर्तमान टाइम में, और पैंथालौसा मतलब जो हमारे सागर बने हुए हैं। कौन? पैंथालौसा। ये 2 लोगों में टूटती थी, पैंथालौसा और पेंजिया। ठीक है, फिर मैंने कहा ये इन्होंने कहा धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का खिंचाव उत्पन्न हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिससे पेंजिया जो 2 भागों में टूट जाती है। हमने कहा ये 2 भागों में टूटी। ये बन गया अंगारा लैंड, और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। और यहाँ बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ, 33 सागर। और आपने देखा ये किनारे किनारे अभी भी अपने आप पे पैंथालौसा वैसे का वैसा बना है। फिर कुछ समय बीता, कुछ समय बाद ये पृथ्वी टूटना शुरू हुई। इस तरफ आ गई, कुछ इधर आ गया उत्तरी अमेरिका, इधर आ गया यूरोप, एशिया, नीचे अफ्रीका, इधर से अफ्रीका से टूटा दक्षिणी अमेरिका। आप जानती है सारी चीज। यहाँ था मेडागास्कर, मेडागास्कर यहाँ से यही रह गया, और यही बगल में इंडिया था, इंडिया स्लाइड मारा ऊपर गया। आप जानते हैं जो किसमें आ गया, अंगारा लैंड में आ गया। पहले ये गोंडवाना लैंड का भाग था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया था। ये सारे भागों में मतलब परिवर्तन होता गया, और जिसके तहत आज जाके आज की वर्तमान पृथ्वी बनी हुई है। ये बात हम आपको बता दिए। हमने कहा था ये जो पेंजिया था, पेंजिया का निर्माण किससे हुआ था? सियाल से। किससे हुआ था? सियाल से। आप कहोगे पेंजिया का निर्माण सियाल से हुआ, लेकिन ये सियाल जो हल्का घनत्व वाला था। कैसा? हल्का घनत्व। दिमाग में एक चीज बैठा, ये कैसा था? हल्का घनत्व वाला था। लेकिन ये जो पैंथालौसा था ये कैसा था? अधिक घनत्व वाला था, अधिक घनत्व। और ये क्या था? आप कहोगे सीमा। सीमा, सीमा का मतलब हुआ सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सियाल का मतलब हुआ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम, बात समझना ध्यान से। यानी कि जो है ये एल्यूमिनियम और क्या नाम है, सिलिका से बना हुआ था। कौन? हमारी पेंजिया, यानी कि हमारी पृथ्वी। तो पूछा जाता है कभी कभी पृथ्वी के जो सरफेस है इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है? आप कहोगे एल्यूमिनियम की। अधिकता किसकी पाई जाती है? एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस चीज को याद रखना। और यही कारण बताया कि ये हल्का होने की वजह से ये पैंथालौसा पे क्या है? तैर रहा है।
20 बार इस चीज को समझाएं, ध्यान से समझना। अब यहाँ से आप जो नहीं लिखे नोट करते जाना। यहाँ से क्या बताया गया कि ये जो पेंजिया है ये किस पे तैर रहा है? पैंथालॉसा पे। बात क्लियर करो एकदम प्यार से। पेंजिया किस पे तैर रहा है? पैंथालॉसा पे। पेंजिया किस पे तैर रहा है? पैंथालॉसा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि जो पेंजिया है ये हल्का घनत्व इसका, और जो पैंथालॉसा इसका घनत्व अधिक है। किसी भी चीज का देखेंगे ज्यादा घनत्व वाली चीजों पे छोटी घनत्व वाली चीजें तैर जाती हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, आप पानी में, समुद्र में कागज फेंक दीजिए, समुद्र छोड़िए, छोटे से पानी में, टब में कागज फेंक दीजिए, देखिए कागज क्या होता है? तैरने लगता है। बात समझ में आई ना? कागज क्या होता है? तैरने लगता है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि कीली डाल दीजिए छोटी सी, वह कीली क्या होती है? डूब जाती है। लेकिन उसी कीली को एक कागज पे रख दीजिए, फिर देखिए वो कागज के साथ वो कीली भी तैर जाती है। क्यों? क्योंकि तब उसका घनत्व जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है सर, आपने ये चीज देखा होगा बहुत बार। नाव को इस आकार से बना दिया जाता है कि ताकि उसका जो घनत्व है उसका मेंटेन कर दिया जाए, उस पानी के घनत्व से हल्का कर दिया जाए, कुछ ऐसा शेप दे दिया जाता है, सरफेस टेंशन उसका बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि नाव जो है पानी पे ऐसे क्या होती है? तैरती रहती है। आपने देखा इस चीज को नहीं कि बड़ी बड़ी नाव जो होती है पानी में तैर जाती हैं, और ना वही नाव के जो एक एक नाव छोड़िए, उसी नाव का एक टुकड़ा निकालिए अलग से और पानी फेंक दीजिए, तैर जाए तो बताइए? डूब जाएगा तुरंत का तुरंत। और सिर्फ नाव ही नहीं तैरती, कमाल की बात है कि सर इतने लोगों को बैठा कर तैरा देती है, इतने बड़े बड़े मतलब बने होते उसमें घर, कहते हैं इतने बड़े बड़े घर वगैरह बने होते, उसके बाद भी वो ना तैर जाती। कितने कितने मतलब उसमें तेल वगैरह रखे होते तब भी तैर जाती लेके। ये कमाल की बात है। उसी तरह से हमारी पूरी पृथ्वी तैर रही किस पे? इन सागरों पे। ठीक है, और इसी के पीछे कहानी बताई गई, तभी इनमें क्या आ रहा है? विस्तार आ रहा है, फैल रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। आपने इस चीज को देखा कि नहीं? दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दूर ना भागते होते तो ये बताइए इसमें टूटने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपने देखा फिर जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि यहाँ उत्तरी अमेरिका बन जाए, यहाँ दक्षिणी अमेरिका बन जाए, यहाँ पूरा यूरोप बन जाए, ये पूरा एशिया बन जाए, यहाँ अफ्रीका बन जाए, मेडागास्कर, इंडिया आप जानते ही हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बन जाए, यहाँ अंटार्कटिका चला जाए। आप इस स्थिति में कैसे आता? इस स्थिति से आप देखो, इस स्थिति में कैसे आया? कोई ना कोई तो मतलब इसमें प्रक्रिया चल रही है, कोई ना कोई परिवर्तन तो हो रहा है। और ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? जब ये पानी में तैर रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे दूसरा कारण बताया गया कि जो उत्तरी अमेरिका है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। ध्यान सुनना, क्या बताया गया? ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे का अपोजिट खींच रहे हैं। ये बीच से टूट गया। कहा ये बीच से टूट गया, इतना तो समझ में आया, लेकिन इधर इधर क्यों टूटा? तो उन्होंने बताया पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसके पीछे काम करता है। ध्यान सुनना, क्या कहा उन्होंने? हाँ, सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस पे, या जो आ रही है बल इसके पीछे काम करता है, जो ये इस तरह टूट गया। और यही रीजन बताया कि जो एक दूसरे से क्या भाग रहे हैं? ये दूर भाग रहे हैं। कहा भी नहीं, अभी आगे चल के देखिएगा ये अफ्रीका भी दो भागों में टूटने वाला है। अफ्रीका भी दो भागों में हो सकता है आगे चल के कुछ सालों में, क्या हो जाए? विखंड हो जाए, टूट जाए, खंडित हो जाए। बात समझ में आई ना? ये सबके पीछे जो है इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत का नाम दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत में एक बात बोल दी गई, इतना सब तो होता है लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे सागरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बताया उन्होंने? सागरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और वैगनर महोदय की शायद ये सबसे बड़ी भूल थी। बात समझ में आई ना? जो उन्होंने कह दिया कि सागर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये वैगनर महोदय की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे चल के किसी और को मौका मिल जाता है अगला सिद्धांत प्रस्तुत करने का। और जिसने बताया कि वैगनर साहब जो कह के गए सब सत्य कह के गए हैं, लेकिन जो ये कह के गए सागरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह बात गलत है, ये मैं प्रूव करके जाऊंगा। बात समझ में आई ना? तब अगला सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने। लेकिन उसके पहले इन्होंने जो बताया था कौन कौन सा लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा और गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन से देश हैं या कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये दिमाग में आपके होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बात समझ में आई ना? तो एक हेडिंग से बनाइएगा, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को और किस नाम से जाना जाता है? लारेशिया कहा जाता है ना? वेरी गुड। अंगारा लैंड ब्रेकर में लारेशिया, ताकि दिमाग से बातें उतरे ना।
चलिए छोड़िए, अब ध्यान हमारी बात ध्यान सुनिएगा। एक चीज हम आपको बड़े प्यार से बनाए मैप, हमने इस बोर्ड पे आप लोगों को बड़ा प्यार से समझाया कि आप हर एक देश को, हर चीज को पकड़ लेंगे बनाते ही हमारे यहाँ। जरूरी नहीं कि डिजिटल बोर्ड नहीं, मैं यहाँ आपके सामने मैप खोलूं, लेकिन इतना हमने आपको बार बार बना के दिखाया है कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल सी कोशिश करूं तो आप इस मैप को क्या करेंगे, पकड़ ले जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, पकड़ेंगे ना। चलिए आई विल ट्राई कि आप देखते हैं कि आप जान पाते हैं नहीं। ये है अंगारा लैंड, ठीक है, और यहीं लिख लेते हैं गोंडवाना लैंड। बताने को मैं वैसे ही बता दूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, ये हमारी पूरी एक क्या है, पृथ्वी। ध्यान देखिएगा, ये हमारी एक पूरी क्या है, पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी की आकृति में पूछ लो कौन सी आकृति की होती है, वेरी गुड। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, आप कहोगे सर पृथ्वी की आकृति आकार जो होता है वो जियोड आकार का होता है। कैसा होता है, जियोड आकार का। डू यू अंडरस्टैंड, यस सर, आप समझ गए बात को। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा था इधर पाया जाता प्रशांत महासागर। ध्यान से देखना ये बात, हाँ अगर ये बात आपके दिमाग में है, मेरी बात सुनो, अगर ये बात आपके दिमाग में है तो आपको कोई भी चीज जो है दिमाग से सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, बातें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मेरी बात सुनो, यहाँ से है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद यहाँ आपने देखा, ठीक है, एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम बेरिंग जल संधि, जो कहाँ पाई जाती है कहोगे, अलास्का के पास। कहाँ पाई जाती है, अलास्का के पास। ये आगे आपको पता चलेगा, ध्यान दीजिए, बेरिंग बेरिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा ये अलास्का वाला लेते हुए ये ऐसे भाग करके ये है आपका उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। यहां से एक भाग जाता है जिसको कहते हैं आप दक्षिणी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये आप जानते हैं कौन है, अटलांटिक, ओ क्या नाम है, आर्कटिक। कौन सा सागर है, अटलांटिक सागर, जिसको अंध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महासागर। आप यहां देखेंगे क्या पड़ता है, आप कहोगे यहां पड़ता है ग्रीनलैंड, ठीक है। आपने देखा इस पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का। किसका अधिकार है, डेनमार्क का। मेरी बात सुना ध्यान से, यहां हमारा पूरा ये भाग, थोड़ा सा दूर कर लो इससे, ये भाग लेके पड़ा यूरोप। देखिएगा यूरोप पड़ा, और ये पूरा भाग लेके, ठीक है, ये पूरा भाग लेके एशिया पड़ा। क्या पड़ा, एशिया। और ये आप जानते हैं भूमध्य सागर, दिखाई दे रहा है ना, ये सोएल नहर, और ये लाल सागर, और इधर अदन की खाड़ी वगैरह। बात क्लियर करना, अदन की खाड़ी वगैरह। मैप को एक ध्यान से एकदम देखो, क्योंकि जब एशिया आएगा तो मैं पूछूंगा यहां से। अदन की खाड़ी आपने देखा, ये पूरा भाग लेके पड़ता है अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। आपने देखा ये पड़ा मेडागास्कर। कौन पड़ा, ये पड़ा ऑस्ट्रेलिया, ये पड़ा न्यूजीलैंड, और ये पूरा हो गया कौन सा, अंटार्कटिका, ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिका। आपने ये देखा पूरा, और यहाँ हो गया हिंद महासागर। कौन सागर, हिंद महासागर। यहाँ फिर हो गया प्रशांत महासागर। आपने देखा ये दक्षिण महासागर, ठीक है, ये आर्कटिक। आपने क्या देखा, आर्कटिक, ठीक है। पूरा ऊपर वाला भाग क्या देखा आपने, आर्कटिक। इस स्थिति में है। और आप जानते हैं जब पृथ्वी को ऐसे डिवाइड किया गया, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा ऐसे, ठीक है, ये वाली रेखा आ जाती है किसके अंतर्गत, आप कहोगे ये वाली रेखा जो गई, ये हमारा एक प्रकार देखा जाए दो भागों में इसको बांटती है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। यानी भूमध्य रेखा को सिर्फ पकड़ लेना, थोड़ा दिमाग लगा कि भूमध्य रेखा हमें दो भागों में बांटती है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बातें क्लियर करना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। बातें क्लियर करिएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। समझो मेरी बात को, क्लियर हो गई ना इतनी बातें। अब मेरी बात समझना ध्यान। अगर मैं कह दूं सर अंगारा लैंड के अकॉर्डिंग कौन आता है, तो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, भारत अंगारा लैंड के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। तो आप कहोगे सर अभी वर्तमान में भारत अंगारा लैंड में है, लेकिन ये अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं था, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि भारत कभी यहाँ हुआ करता था, ठीक है, और यहाँ से खिसक के कहाँ भागा है, ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर की तरफ भागा है। तो अंगारा लैंड की जब मैं बात करूं तो आपने देखा ये उत्तरी अमेरिका आया ना, उत्तरी अमेरिका। ओके सर बिल्कुल, क्या आया इसके अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका। ये मैप से समझो एकदम, अमेरिका। आपने कहा सर उत्तरी अमेरिका के पास हम यहां पहुंचते हैं, देखते हैं ग्रीनलैंड। कौन आता है, ग्रीनलैंड। हमने कहा बिल्कुल सर आया इसके अंतर्गत ग्रीनलैंड। यही याद कर लो, ये सब घर पे याद
रियलिटी बताया ना, ये सब लिख के रटोगे, रटते रह जाओगे, भूल जाएगा। लेकिन ये मैप से देखो, मैप जिस दिन याद हो गया उस दिन तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं मैप से ही सब बता रहा हूँ। ग्रीनलैंड, आपने ये देख लिया यूरोप, कौन, यूरोप, यानी कि यूरोप में आने वाले सारे देश, इटली, फ्रांस, ठीक है, जाप इटली, फ्रांस वगैरह जितने हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपने बहुत सारे देशों का नाम देखा होगा, जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, और इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, गोंडवाना लैंड के। तो आप सिर्फ लिख लीजिए यूरोप, या क्या नाम है इसका, अंगारा लैंड, यूरोप। ध्यान सुनना, यूरोप के बाद जब हम एंट्री करते हैं यहां, तो आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, ठीक है, रूस, और रूस में के पास, रूस में ही पाया जाता है साइबेरिया, कौन, साइबेरिया, याद रखना, रूस के बाद साइबेरिया। साइबेरिया के बाद आप जानते हैं, इसमें हमने बता दिया ना आपको कि कौन सा क्या नाम है, यूरोप में कौन कौन से देश ईमानदारी देख लेते, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, और क्या नाम है, हो गया ना, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट कुछ देश हैं जिनका दिमाग में नाम बैठाए रखिएगा, इसके अंतर्गत आते आ जाइए। साइबेरिया, साइबेरिया के बाद हम देखते हैं यही पड़ता है जापान, ठीक है, पढ़ लो कौन पड़ता है, जापान। आपको के सर बिल्कुल, जापान के बाद आप देखेंगे यही पड़ता है उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, यानी कि कोरिया आप बोल सकते हो, कोरिया। बातें क्लियर करो, कौन होता है, कोरिया। कोरिया के साथ साथ आप यूरोप, क्या नाम है, वो भी लिख सकते हैं, क्या नाम है, एशिया, एशिया के कुछ देश आते हैं, कुछ देश इसमें भी नीचे भी आते हैं, इसलिए हम एशिया के कुछ देशों के नाम लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई ना। आप कहोगे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ठीक है, ईरान, इराक, यूएई, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं जिसके अंतर्गत आप जान जाओगे। ठीक है, बातें क्लियर करो, जान जाएंगे ना, कहेंगे बिल्कुल सर, आदि कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एशिया का मतलब ये सारे देश आते हैं, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कहा गोंडवाना लैंड, हमने कहा ये पकड़ना रेखा, सारे देश यही सब पढ़ते हैं, ये यूएई वगैरह, यही ओमान वगैरह सब यही पढ़ते हैं, और इटली वगैरह यहाँ पढ़ते हैं, इटली, फ्रांस, ठीक है, यूक्रेन, ये सारे यहाँ पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एक यूक्रेन भी आता है जो अभी युद्ध लेके चला है, वो भी पार्ट होता है किसका, आप कहोगे सर पार्ट होता है यूरोप, क्या नाम है, रूस का, कभी हुआ करता था रूस का भाग, ठीक है, अब रूस से अलग हो गया है। बात समझ में आई ना। तो ये सारी चीजें आप जानते रहिए। आगे देखिए 1991 में अलगाव हुआ था उनका, आपने देखा ये सब उनसे अलग किए गए, यानी कि अंगारा लैंड में आए। अब सर ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन रखा जाएगा, आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। बात को समझना, मैप से पकड़ना है कुछ आपको। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका, अफ्रीका में गिनी वगैरह तमाम देश आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका। आपको के सब दक्षिणी अमेरिका जब हमने लिख दिया, ब्राजील और ब्राजील सब इसके अंतर्गत आ गए। बात समझना ध्यान से, कौन, ब्राजील और ब्राजील सब आ गए। उसके अलावा सर मेडागास्कर, भैया मेडागास्कर, आपको कि मेडागास्कर के बाद आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय भारत। याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत का निचला वाला हिस्सा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप कह सकते हो दक्कन का पठार वाला भाग, ठीक है, हाँ याद रखना, दक्कन के पठार वाला भाग, या पूछ लीजिए, या दक्षिण भारत, कुछ भी कह लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन के पठारीय भारत, या फिर कौन सा भारत, दक्षिण भारत। बात समझना ध्यान से। तो आप लिख सकते हो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। सर प्रायद्वीपीय भारत के अलावा कौन सा होता है, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आप देखते हैं सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा होता है? आप कहोगे सिंगापुर, फिलीपींस। फिलीपींस नीचे भी आता है, ऊपर भी, बहुत लंबे में फैला हुआ है, बहुत लंबा देश है ये, आप जान रहे हैं, तो आप लिख लीजिए सिर्फ। ठीक है, हाँ सिंगापुर। ठीक है, क्या लिखना है? सिंगापुर। सिंगापुर के अलावा आपने देखा कि ब्रुनेई जो पड़ता है ये भी इसी के अकॉर्डिंग पड़ता है। ठीक है, यार तैमूर भी इसी के अकॉर्डिंग पड़ता है। ये सारे बहुत सारे देश है, तैमूर है, ब्रुनेई है, ठीक है, ये सारे देश है, लेकिन कोई मतलब नहीं लिखने का। सब बात समझ में आई ना? इतना लिख लीजिए, बाकी आगे कर दीजिए। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपको ये सब आते हैं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। हाँ, एक एक पॉइंट लिख लीजिए, किसके अंतर्गत आते हैं? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। हाँ, गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय पठारीय भारत आपने देख लिया, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। और कौन एक आता है? कोई और छूटा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल, आपने तो उसको बताया ही नहीं, अंटार्कटिका। ये आपके पास नॉलेज है इतना, क्योंकि मैंने आपको मैप बना के दिखा दिया कि कौन अप साइड में, कौन डाउन, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, यानी कि ये बीच से कौन अंगारा में जाता है, कौन गोंडवाना में जाता है। ये पूरा मैंने एक देखिए रेखा आपके सामने पुटअप की, ठीक है, पूरा लिख दिया। आप ऐसे चित्र बना के यहाँ लिख सकते हैं गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और इसको लिख सकते हैं गोंडवाना लैंड। आप जिंदगी में मैपिंग करने की कोशिश, जिस दिन आपने मैपिंग करने की पूरा प्रयास कर लिया और रोज डेली 5 मिनट सिर्फ मैप को देखिए, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, 5 मिनट वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, 5 मिनट इंडिया का। इंडिया का मैप देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपन ईमानदारी से देखे होंगे, जानते होंगे, भारत को अपना मानते होंगे तो, लेकिन वर्ल्ड मैप देखने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, अगर कोई छोटे छोटे देश देखिए, लेकिन फेमस देश कोई पूछे तो आपका फोकस होना चाहिए उस पे कि कहां पड़ता है। कोई पूछे कि सर यूरोप कहां पड़ता है, तो आप भन्न दे आ जाइएगा यहीं पड़ता है। ठीक है, एक सेकंड लगेगा देखने में। यूक्रेन कहां पड़ता है? यही साइड में यूक्रेन पड़ता है, आप जानते हैं। एक सेकंड लगेगा खोजने में। यूएई वगैरह कहां पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ठीक है, सागरों से रिलेट करिए, देश आपको धड़ाधड़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला तो पूरा इतना भाग अकेले रूस और छका के बैठा है। कौन? रूस, यानी उत्तरी एशिया में पूर्ण रूप से कौन बैठा हुआ है? रूस बैठा हुआ है। बात समझना हमारी। रूस के साथ साथ कौन है? साइबेरिया। रूस के साथ साथ कौन है? आप कहोगे सर साइबेरिया। हाँ, साइबेरिया, इस चीज का जो है आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद अब इतना बताने के बाद 1912 से लेकर 1960 तक कोई इसमें विचारधाराएं नहीं चली, चलती थी, लेकिन सामने कोई सिद्धांत प्रस्तुत होके आया नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में सब अपने आजादी के लिए परेशान हो गए। आपने देखा कि 1940 से लेकर 1960 के बीच में सब राजनैतिक मुद्दा बहुत तेजी से चला। ठीक है, दुनिया राजनीतियों में परेशान थी, तो वहां मुद्दा उठ नहीं पाया। लेकिन 1960 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम हैरी हैक्स। क्या नाम था उस व्यक्ति का? हैरी हैक्स। हैरी हैक्स ने पहली बार एक चीज बोली। हैरी हैक्स ने कहा, जो ये कह के गए हैं, कौन? वेगनर। ठीक है, यह बात में एक बात हमें समझ में नहीं आई। कहा कौन? कहा जो इन्होंने कहा सागर का विस्तार नहीं होता है, यह बात पूर्ण रूप से क्या है? असत्य है। सागरों का विस्तार होता है। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरिज्म प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक मैं थ्योरी देने जा रहा हूं, एक सिद्धांत देने जा रहा हूं, जिसको कहा गया क्या नाम? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। हेडिंग डालिएगा, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। ये समझ में आ गया ना? अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको तो ऐसे ही रट जाना चाहिए, घर पे जाके रटना ही नहीं है। ठीक है, पूरा मैप के साथ मैपिंग नीचे कर लीजिएगा, कोई इसमें घाटा नहीं देगा। ठीक है, ये बना लीजिए अपना। जिस हाँ, हल्का सा बना लोगी तो जिससे आपका ये हो जाएगा कि आपको नॉलेज है सब चीजों का। ठीक है, और ऐसे नहीं कैसे को दिया भुलाइए कर यूरोप कहाँ बना, ये ना हो चाहिए। हाँ सही बता रहे हैं, ये भूल जाओ कि यूरोप वाला भगवा कौन है ही है कहीं ना, ये नहीं होना चाहिए। ये दिमाग, हाँ ये है, ये दिमाग में होना चाहिए, ये यूरोप है, ये ग्रीनलैंड। कभी कभी पूछा जाता है इस पे किसका आधिपत्य है ग्रीनलैंड पे, आपको डेनमार्क का। और डेनमार्क किसका हिस्सा है? यूरोप का। ठीक है, हाँ याद रखना, डेनमार्क एक यूरोप का देश है, लेकिन उस पे किस पे आधिपत्य बनाया बैठा है? ग्रीनलैंड पे। ठीक है, पूरा शासन इसी का चलता है। बातें क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हो गया? मिटा दें इसको? ठीक, देखते हैं।
हेडिंग क्या डालनी है आपको? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। हेडिंग डालिएगा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। मेरी बात सुना, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत पढ़ लो। जीवन में कुछ मिलने वाला है तो सिर्फ यहीं से मिलने वाला, पढ़ाई से ही। ठीक है, जिस दिन आप, अच्छा एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो हमारे एक प्रकार से देख ले आइडियल मानते हैं, जिसको लगभग हर बच्चा मतलब एक बार नाम सुनता है तो उसको लगता है कि यार काश एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हम भी होते। जैसा मैंने कहा वो नहीं हो सकता, ठीक है, कोशिश होनी चाहिए कि मतलब अगर वो जिंदगी में अखबार ही बेचते और ये सोच लेते कि यार मेरे बस की बात तो कुछ है ही नहीं, मैं अखबार बेचने वाला इंसान कर क्या सकता हूँ, तो आज हमें मिसाइल मैन मिलता नहीं मिलता ना। अगर हाँ, अब अगर आप ये सोच लो कि एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो रात दिन भर खेत में काम करता था तो कहीं शाम को जो उसको बुक मिलती थी पढ़ने के लिए, जिसको अपनी आंधी और तूफान से अपने बुक को बचाने की मतलब घर नहीं थे, तो कहते थे कि मतलब हमने देखा यहाँ तक कि अपने पिता के पेट के नीचे सो के वो अपनी बुकों को बचा लिया करता था, अपने आप को बचा लिया करता था। ऐसा लड़का इस स्थिति सोचता कि सर हमारे बस की बात नहीं, क्या हमें अब्राहम लिंकन मिलता? नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। याद रखो, अब्राहम लिंकन कभी भी नहीं मिलता। बात समझ में आई ना? क्लियर कर लीजिए। मिस्टर सचिन तेंदुलकर जब एक बार खेल रहे थे, उनके यहाँ एल्बो में चोट लगी, ठीक है, एल्बो टूट गया, डॉक्टर ने कहा अब अगेन साहब क्रिकेट नहीं खेल सकते। अंजलि तेंदुलकर ने बड़ी मदद की उनकी, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करवाया, खेलना सिखाया। अगर सचिन वहां अपने आप को कोलैप्स कर गए होते कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या आज भगवान मिलता क्रिकेट का? कतई मिलता, किसी कीमत पे नहीं मिलता। बात समझ में आई ना? आपने देखा है कि मुंह से खून आ रहा था युवराज सिंह को, जो कि पता था कि उनका कैंसर एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है, उसने खुद मुंह से कहा, मैंने डॉक्टर कहा कि जब उसने कहा सिटी स्कैन, कहा ये क्या होता है सिटी स्कैन, फिटी स्कैन नहीं करवाना, अभी भारत के लिए खेलना है। अगर वहां युवराज की यहाँ धड़कनें रुक गई होती कि अरे ठीक है यार मैं अब कैंसर देखूं फिर खेलूंगा, तो हो सकता है आज भारत के पास वर्ल्ड कप ना होता, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे अहम खिलाड़ी थे युवराज सिंह उस मैच का, और शायद 2-3 मैच तो सिर्फ अकेले पूरी टीम में अपने दम पे जिता के ले गए, 4-5 विकेट भी मारे और रन भी मारे हैं। मैच भारत एकदम लोकल टीम से हारने की स्थिति पे खड़ा था उस टाइम। यूबी जैसा प्लेयर ने उस वक्त निकाला, आउट ऑफ फॉर्म था बंदा, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में फॉर्म में आया। तो ये मिलता नहीं। जब संघर्ष करोगे और संघर्ष के साथ साथ ये सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर बाधाएं कौन सी हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इस बात को विशेष कर ध्यान दे लो। 2-2.5 घंटे आपको शांति से बैठने रहते हैं, सीधा देखना रहता है, उतने में भी आप लोगों को मतलब ये लगता है कि यार 3 घंटे, और वो शायद 3 घंटे आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है 24 घंटों में से। बस इतना करिए, आपका फोकस यहाँ रहे। बाकी मैं कहता हूँ यार ये याद कैसे नहीं होगा, कौन कहता है याद नहीं होगा? ठीक है, नॉर्मल सी देख तो लो 4 बार, जब जब मैं बताऊं तो वैसे 4 दिन में रटा दूंगा, आपको करना ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आ जाए ध्यान से। हमने कहा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता 1960 में। कब किया जाता है? सन 1960 में। 1960 में यह सिद्धांत प्रस्तुत करने के पीछे क्या बात रही होगी, क्या मतलब सोच रही होगी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा देखा होगा जिससे जो है उनको ये लगा होगा कि नहीं यार कुछ तो है, जो बात बोली गई है इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो है। कहते हैं हैरी हेस नाम का एक व्यक्ति था, या एक वैज्ञानिक थे, या भूगर्भित वैज्ञानिक थे, हैरी हेस। हैरी हेस ने एक चीज देखा, वो आए यहाँ और आपने देखा कि एक सागर को उन्होंने देखा जो एस आकार की आकृति लिए हुआ है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एस आकार की आकृति लिए हुए एक सागर है, जिस सागर का नाम है अटलांटिक या अंध महासागर। ध्यान सुनना मेरी बात को, कैसे उनके दिमाग में यह स्थिति उत्पन्न आई। कौन सा सागर है ये? अंध महासागर। मेरी बात सुनना, अंध महासागर, अंध महासागर। अब देखो, अगर मैं कह दूं अंध महासागर की इस साइड में क्या है, फटाक बताओ, दिखा हुआ देखे पड़ता। अंध महासागर की इस साइड में महासागर हो ग्रीनलैंड, इस साइड में
अंध महासागर की इस साइड में। क्या तुम लोग दिमाग ब्लॉक करके बैठे हुए हैं? उत्तरी अमेरिका इस साइड में, दक्षिणी अमेरिका ठीक है इस साइड में, यूरोप ठीक है, यूरोप है, एशिया नहीं, एशिया तो उसके बाद है, इस साइड में अफ्रीका। कौन है अफ्रीका? अगर मैं कह दूं यहां ग्रीनलैंड, कौन है ग्रीनलैंड? ये कब रटाएगा? रट लीजिए, क्या है ग्रीनलैंड। बात समझ में आई ना? उन्होंने एक चीज देखा, आपने बहुत बार पढ़ा है कि जो कटक होते हैं, कटक की सबसे लंबी श्रृंखला कहां पाई जाती है, सबसे लंबी पहाड़ी कहां पाई जाती है? आपने पढ़ा अटलांटिक में, ठीक है। अटलांटिक के बीचों बीच कटक की एक क्या पाई जाती है? पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो याद रखना, तो अटलांटिक के बीचों बीच इन्होंने देखा एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला थी। क्या थी? बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला ऐसे देखा कि ऐसे फैली हुई थी इस रूप में। ध्यान देखो, ऐसे लगभग क्या है? फैली हुई थी पर्वत श्रृंखलाएं। बात समझना हमारी ध्यान से, ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? फैली हुई थी। अब इन्होंने एक बात बताई, कहा यार ये जो कटक उत्पन्न हुए हैं, पहली बात तो कटक उत्पन्न कैसे होते हैं? जब हमने जो है नीतल, सागरों का नीतल पढ़ाया था, उस नीतल में हमने आपको एक शब्द बताया था, कटक बताया था ना। तो कहोगे सर ये कटक की चोटी जो होती, कटकीय चोटी, यानी कि ये जो कटक है, ठीक है, कटक से निर्मित चोटी है, ये क्या होता है? लोगों के दिमाग में तो सबसे पहली बात यही आएगी, पूछेंगे नहीं कि सर ये कटक क्या होता है। तो जिनको हम बताए हैं वो थोड़ा हमें बता दें कटक क्या होता है। चलो देवांश बताओ, कटक क्या होता है? कटक का निर्माण कैसे होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। हम अगर एक प्रकार से मैं कह दूं कि जब आप जानते हो दो जो है संरचनात्मक प्लेटें, ध्यान सुना, दो संरचनात्मक प्लेटें जब एक दूसरे से दूर भागती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो पृथ्वी के नीचे खौल रहा मैग्मा है, कौन सी चीज? मैग्मा। और जब यह मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद यह सागर में जब जम जाता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? कटक कहलाता है। एक प्रकार से देखा जाए वही क्या कहलाता है? कटक कहलाता है, या लावा भी बोल सकते हैं। अब लावा बोलते हैं नहीं बोलते हैं जो मैग्मा बाहर आके जमता है? तो सर बिल्कुल लावा बोला जाता है उसको। हाँ मैंने कहा कटक वह होता है कि ज्वालामुखी उद्गार से समुद्र के नीचे, ठीक है, जमा हुआ मैग्मा कटक कहलाता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से, अभी ज्वालामुखी चैप्टर आगे आएगा तब बताते हैं हम ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है। ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है, समुद्र के नीचे या नीतल पर जमा मैग्मा कटक कहलाता है। बात समझ में आई ना? मेरी बात सुना, कटक होता है। अब ये कटक जो होते हैं समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। ध्यान सुना, कहां पाए जाते हैं? समुद्र के नीचे। लेकिन यही कटक जब समुद्र के ऊपर आ गए तब क्या कहलाए? सागरीय चोटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सागरीय चोटी। तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। जब यही कटक सागर के बाहर आ गए तो सागरीय चोटी कहलाए, जब सागर के अंदर है क्या कहलाते हैं? कटक। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमें, सबसे ज्यादा जहाजों को, जो पानी वाली जहाज जाती हैं, उन्हें किससे खतरा होता है? कटक से या सागरीय चोटी से? क्यों? वेरी गुड, इसलिए खतरा रहता है क्योंकि वो दिखता नहीं है, पानी के अंदर होता है, तो कभी कभी वो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। तो इससे पहले से ही जहाजों के लोकेशन को पता रहता कि भैया ये कहाँ सागरीय चोटी है, कहाँ कटक पाए जाते हैं। एक धोखा हुआ था, ठीक है, आपने देखा टाइटैनिक के साथ, और बहुत लंबा धोखा हुआ। धोखा भी हुआ कहाँ? यही ग्रीनलैंड के पास। आपने देखा था यहाँ ये दो जलधाराएं चलती है, 20 बार मैंने बताया था। एक जलधारा ऐसे नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, आपने कहा एक जलधारा जो नीचे से ऊपर जाती है उसका नाम क्या है? जेट स्ट्रीम। क्या नाम है उसका? हाँ, स्ट्रीम की जलधारा है ना। हाँ गल्फ माने खास। इधर आ जाइए, और इधर से देखिए एक आदि है जिसको कहते हैं लेब्राडोर। क्या कहते हैं? लेब्राडोर। आप जानते हैं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जेट स्ट्रीम की तरह एकदम चलती है। जो ये जो जलधाराएं हैं जब आपस में आके क्या होती है? मिल जाती हैं। और एक ठंडी जलधारा, एक क्या है? गर्म जलधारा। ये क्या? पूर्ण रूप से गर्म जलधारा है। ध्यान सुनना, ये क्या है? गर्म जलधारा। ये क्या है? ठंडी जलधारा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा, दोनों जब आपस में यहाँ आके टकराई, और टकराने के बाद आप जानते हैं गर्म पानी में ठंडा पानी देखिए, देखिए सन्न भाप बन के उड़ता है ऊपर की तरफ। कहते हैं कोहिसा छा जाता है, कोहिरा टाइप में छा जाता है, अंधेरा हो जाता है।
और इतना यहाँ जल ठंडा होता है कि एक बर्फ की चट्टान बनी थी खूब बड़ी। और बर्फ का एक नेचर होता है, 20 बार आपसे पूछा गया कि वो 90% जल के नीचे होता है, जल 10% जल के ऊपर होता है। अब वहां जब ये बैलेंस गड़बड़ हुआ किसका, उस जहाज का, यानी कि मैं कह दूं जहाज को चलाने वाले लोगों का। कहते हैं कि मतलब जो भी उसमें कमियां हुई उस चालक से, ठीक है, गलती तो की उसने, कहते हैं कुछ मिनी सेकंड बचे हुए थे, यानी कि आई थिंक हमने 45-47 सेकंड ऐसा हमने सुना, एक बताया गया, कहीं बताया जा रहा था 45 सेकंड बचे हुए थे, तब उनको ये पता चलता है कि आगे को है बहुत बड़ा पहाड़ है, किसका, बर्फ का। वो टाइटैनिक को घुमाने की कोशिश तो करते हैं, अगला सिरा घुमा भी देते हैं उतनी स्पीड में, लेकिन पिछला सिरा जाके उससे क्या होता है, टकरा जाता, और जैसे टकराता है कहते हैं टाइटैनिक में होल हो गया है, टाइटैनिक टूट गई, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पानी भरना शुरू हो जाता है। और जैसे पानी भरना शुरू हो गया, उसमें बैठे हर एक व्यक्ति को यह पता था कि अब हमारी डेथ तय है। क्यों, टाइटैनिक में उस वक्त हमको रियल बता दे कि 160 जहाज रखने की जगह थी, जो जहाज क्या कर सकती है, मतलब लोगों को बचा सकती थी डूबते वक्त, लेकिन वो 60 ही रखी गई थी। क्यों रखी गई थी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती। कहते हैं उन 60 जहाजों को जल में उतारा गया। उतारने के बाद थर्ड क्लास और सेकंड क्लास में पहले ताला मारा गया। ध्यान सुनना, थर्ड क्लास सेकंड क्लास को ये बात ही नहीं पता चली, इन दोनों को क्या मारा गया, ताला मारा गया। ताला मारने के पीछे रीजन क्या है सर, क्यों ताला मारा गया, ताला मात्र इसलिए मारा गया कि ताकि जो है, वो बेंच लगा लीजिए उस पर। मेरी बात सुना, ताला सिर्फ इसलिए मारा गया ताकि फर्स्ट क्लास जो ज्यादा पैसा देके आए हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि उसमें वीआईपी लोग थे। बात समझ में आए ना, हाँ वीआईपी लोग थे, तो पैसा तो भाई जान जान होती, चाहे वो वीआईपी की हो चाहे लोकल की हो, लेकिन आप जान लीजिए कि वीआईपी की जान की कितनी कीमत होती है। बात समझना, ठीक है। उनको उन जहाजों में उतारा जाना शुरू किया जा गया। कहा गया पहले इन लोगों को उतारा जाएगा, उसके बाद सेकंड क्लास, और बाकी जो बच जाएंगे वो इसी जहाज के साथ कहां जाएंगे, समुद्र के नीचे। कहते हैं उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी वीआईपी में था, वो कहता है कि हम अपने स्थान पे एक थर्ड क्लास के व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। ध्यान सुनना, थर्ड क्लास के व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते हैं। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, तो उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा कि हमारी वाइफ को भेज दीजिए और हमारे स्थान पे एक थर्ड क्लास के व्यक्ति को भेज दीजिए। तो कहते हैं उनकी वाइफ ने कहा आपके बगैर हम क्या करेंगे, हम भी अपने स्थान पे एक थर्ड क्लास के व्यक्ति, तो वही 2 थर्ड क्लास के व्यक्तियों को भेजा गया, बाकी उतारा गया। बाद में कहते हैं दरवाजा तोड़ दिया अंदर से लोगों ने। जब दरवाजा तोड़ दिया और लोग ऐसे जहाज में कूदने की कोशिश करते थे कि हम भी बैठ जाएं, और वो सीधा कहाँ गिर जाते थे, अटलांटिक में। ठीक है, कुछ टाइम पे जहाज खड़ी हुई और डूब गई, और बाकी लोग कहते हैं सागर में जो बच गया है, सन्नाटा छा गया पूर्ण रूप से। लेकिन वहां जो उसको चालक था, चालक भी अपने आप को नहीं बचाया था उस वक्त, उसने भी उसी में शहादत दे दी थी साथ में। तो इतनी बड़ी गलती हुई थी यहाँ अटलांटिक में। अटलांटिक को इतना हल्का मत लो, सबसे ज्यादा कटक को लेकर बैठा है कौन, अटलांटिक। बीच में पूरी एक पर्वत श्रृंखला है अटलांटिक में कटकों की। पूछा भी गया था सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कटकों की कौन से महासागर में पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर में। यहाँ जब इन्होंने एक चीज चेक किया, उन्होंने देखा कि जो ये अटलांटिक की पर्वत श्रृंखला, ये अटलांटिक की पर्वत श्रृंखला, दोनों की एज लगभग समान एज की है। समझना हमारी बात को, क्या है, लगभग समान एज की है। कहा गया कि दोनों की उत्पत्ति लगभग एक समय पे हुई। और जब इसको चेक किया गया, इसकी भी देखा कि क्या नाम, लगभग एक एज जो है समान है, और बीच वाला जब चेक किया गया तो सबसे नावीन था और किनारे वाला सबसे पुराना। तो यहाँ एक थ्योरी निकल के आई सामने से, कहा कि अगर इसमें विस्तार नहीं हो रहा है और कटक यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये कटक दूर दूर कैसे भाग रहे हैं। बात समझना हमारी, ये कटक दूर दूर कैसे भाग रहे हैं, कैसे आधा कटक इधर आ गया आधा इधर आ गया, और इनकी एज समान है। इस चीज को उन्होंने सामने रखा, कहा इससे यह तय है कि क्या हो रहा है, कि सागर के नीतल में भी क्या हो रहा है, प्रासरण हो रहा है। इसके पीछे का क्या थ्योरी दिया, अटलांटिक महासागर में जो कटकीय विस्तार हो रहा था, इसकी क्या की थी उन्होंने, थ्योरी दी। बात समझ में आई ना, किसने दिया था, हैरी हेस ने। कब दिया था, 1960 में। हाँ 1960 में हैरी हेस नामक भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने यह थ्योरी दी थी। बात समझ में आ गई नहीं, कैसे ये विस्तार हो रहा है। ठीक है, अटलांटिक सागर के मध्यवर्ती कटक की व्याख्या के संदर्भ में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था, हैरी हेस ने। हैरी हेस ने किसने प्रस्तुत किया था, हैरी हेस ने। बातें क्लियर हो गई, लिख लिया आपने, ठीक है। हाँ
हाँ लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इतना बस, इतना दिमाग में रखिए। ये तो बात सिर्फ दिमाग में रखने वाली है, बात समझ में आई ना। ये जो आपको थ्योरी बताया मैंने, और दिमाग, ये बात जो है आपको याद करने वाली, ये बात तो पूरा 100% याद रहना चाहिए। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। कब दिया था? 1960 में। ये तो कहीं आप लिखने उखने वाला पेपर आएगा, जैसे आप कभी कभी चले जाते हैं ना वो लिखने, बीए का पेपर लिखने, या फिर और कहीं हाई लेवल में दिखते हैं, तब इन चीजों को स्पष्ट करना होगा, बाई चित्र या जैसे भी कर लो, इस बात को देना होगा कि किस आधार पर उन्होंने बताया। बात समझ गए ना आप ये बातों को? और एग्जाम के लिए तो इतना काफी है, थ्योरिज्म क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर हो गई ना? चलेगा। उसके बाद आगे आता है, एक वैज्ञानिक आते हैं टूजो विल्सन, ठीक है। हाँ, अब बातें क्लियर करिएगा। टूजो विल्सन, क्लियर हो गया? मिटा दे इसको। अब मेरी बात सुनना, अब यहीं से एक नई थ्योरी जन्म लेती है, जिस थ्योरी को आपने क्या किया है, वर्तमान में पढ़ना है। क्या होता है? 1960 से ही एक सिद्धांत का विकास प्रारंभ हो जाता है, जिस सिद्धांत का नाम था प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत। मेरी बात सुना, जब ये सारे सिद्धांत दिए जा रहे थे, किसी ने महाद्वीपीय विस्थापन बताया, किसी ने क्या बताया कि मतलब सागर में नीतल में प्रसरण हो रहा है, ये सारी चीज तो लोगों ने कहा नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, कैलकुलेशन निकालो। क्या कहा उन्होंने? कैलकुलेशन निकालो, कि सबका एक निचोड़ दो, क्या है, कैसे है। तो यहां से एक थ्योरी ने जन्म लिया, जिस थ्योरी के ऊपर शोध होना शुरू हो गया। उस थ्योरी का नाम था प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत। क्या नाम था? प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत। तो हेडिंग डाल लेना, प्लेट विवर्तनकीय की ये सिद्धांत। ठीक है, का विकास प्रारंभ, का विकास प्रारंभ हो जाता है यही 1960 से। अब मैं ध्यान सुना, और इसके इस पे शोध चलता गया, बातें चलती गई। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था मॉर्गन। क्या नाम था उस व्यक्ति का? मॉर्गन नाम था। मॉर्गन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? मॉर्गन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने इस सब थ्योरिज्म का एक निचोड़ प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो देखा जाए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के जो किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, अध्यक्ष इसके थे या जिसने प्रस्तुत किया, उनका नाम था मॉर्गन। कौन थे? मॉर्गन। अब मेरी बात सुनना, यहां से थ्योरिज्म ने जन्म लिया, लेकिन लोग, समय बीतता गया, सन 1965 आ गया, अभी ये प्रस्तुत नहीं किया गया, अभी इस पे क्या चल रहा है? कार्य चल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका विकास प्रारंभ हो गया है। एक समय आता है 60 से विकास प्रारंभ हुआ, एक समय आता है सन 1965। कोई भी चीज में टाइम लगती है। एक वैज्ञानिक थे, एक भूगर्भित शास्त्री थे, जिनका नाम था टूजो बिल्सन। क्या नाम था? टूजो बिल्सन। टूजो बिल्सन ने एक बात बोली, टूजो बिल्सन कौन से सर? टूजो बिल्सन भी वही थे जो इनके साथ काम कर रहे थे। बात समझ में आई ना? टूजो बिल्सन वही थे जो इनके साथ काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो अभी तक महाद्वीपीय विस्थापन चिल्लाया जा रहा है, यानी कि महाद्वीप चिल्लाया जा रहा है, ये महाद्वीप नहीं है। ठीक है, या स्थल मंडल जो है हमारा, ये स्थल मंडल नहीं, स्थल मंडल को प्लेट नाम दिया पहली बार। क्या नाम दिया? प्लेट। हाँ, तो याद है टूजो बिल्सन ने स्थल मंडल को पहली बार, स्थल मंडल के लिए प्लेट नामक शब्द का प्रयोग किया। शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जैसे एक सागर है, सागर पे कई प्लेटें हैं, जो प्लेटें क्या हो रही हैं? तैर रही हैं।
ठीक है, ये महाद्वीप नहीं है, प्लेटें हैं। क्या है? प्लेट। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए महाद्वीप को उन्हें उठा के क्या कह दिया? प्लेट कह दिया। क्या कह दिया? महाद्वीप को ही उठा के उन्होंने प्लेट कह दिया। तो पूछा जाएगा कि वह कौन सा भूशास्त्री, भूगर्भित शास्त्री वैज्ञानिक था, या कौन सा वह जानकार व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले प्लेट नामक शब्द का प्रयोग किया था स्थल मंडल के लिए? टूजो विल्सन। किसने किया था? टूजो विल्सन। बातें क्लियर करिए, किसने किया था सर? टूजो विल्सन ने। उसके बाद इसके बाद एक बात बताई गई सन 1968 में। कब समय आया? सन 1968 का। सन 1968 में किसने? मॉर्गन ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ध्यान सुनना, सन 1968 में मॉर्गन ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बातें क्लियर करिए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बातें क्लियर हो गई। और बताया कि पृथ्वी पर पूरे, या मैं कह दूं पूरा, ये जो पृथ्वी है ये 7 बड़ी प्लेट और लगभग 20 छोटी प्लेटों में बटी। बात समझना, कितने? 7 बड़ी प्लेट और लगभग 20 छोटी प्लेटों में बटी हुई है। बातें क्लियर करो, 7 बड़ी प्लेट और 20 लगभग छोटी प्लेटों में बटी हुई है। बात क्लियर हो गई। क्या इन्होंने बताया? 7 बड़ी प्लेट और 20 लगभग छोटी प्लेटों में बटी हुई है। बात समझना ध्यान से, कितनी प्लेट? 7 बड़ी और छोटी 20। ठीक है, अब एक एक प्लेटों को हम आपको दिखाएंगे अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।